हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 71 नेशनल ट्रेनिंग। दुर्गा चौहान मेंशन को हमेशा के लिए छोड़कर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। शिवाय के नाम की वजह से उसे आसानी से हॉस्टल में रूम मिल गया था। अगले दिन रेस्टोरेंट। आज दुर्गा ऋषभ से मिलने रेस्टोरेंट आई थी। ऋषभ ने हैरानी से दुर्गा को देखकर कहा, बॉस आपने अपने बाल क्यों काट दिए? दुर्गा ने पूछा, ऐसे हैरानी से क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? ऋषभ ने हाथ हिलाकर नाम में इशारा करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आप काफी नीट एंड क्लीन लग रही हैं, बल्कि ये लुक पहले वाले से भी ज्यादा सूट कर रहा है। दुर्गा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम उदय राजचंद से क्लोज हो? क्या तुम जानते हो कि वो 22 साल पहले सारी दुनिया से छुपकर गैर कानूनी तरीके से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहा था? ऋषभ ने हैरानी से कहा, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मेरी फैमिली को तो बहुत पहले से उस पर इस बात का शक था, इसलिए हम लोग बहुत सालों से उस पर छुपकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन उदय राजचंद बहुत चालाक आदमी है। उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से छुपाया है कि इसके बारे में कोई सबूत तो छोड़ो, बल्कि कोई क्लू तक नहीं मिला। लेकिन दुर्गा, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो? दुर्गा ने कहा, मेरी माँ की वजह से 22 साल पहले हुए उस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की विक्टिम में से एक नाम मेरी माँ का भी था। ऋषभ ने हैरानी और गुस्से में कहा, क्या आपकी माँ? एक मिनट, जहाँ तक मुझे बताया 22 साल पहले आपकी माँ प्रेग्नेंट थी, आप उनके पेट में थी। इसका मतलब उसने एक प्रेग्नेंट औरत पर एक्सपेरिमेंट किए। डैम इट, ये उदय राजचंद सचमुच एक जानवर है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि उसने प्रेग्नेंट औरतों को तक नहीं बख्शा, उन पर सभी एक्सपेरिमेंट कर दिए। मेरे डैड बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे आदमी नपुंसक होने के लायक ही हैं। दुर्गा ने हैरानी से कहा, नपुंसक? वो नपुंसक कैसे हो सकता है? उसका तो एक बेटा है ना? ऋषभ ने कहा, तुम्हारा मतलब अभय रायचंद्र? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अभय रायचंद उदय रायचंद का अपना बेटा नहीं है। उदय रायचंद ने उसे गोद लिया था। वरना उदय रायचंद की जो क्वालिटीज है उन्हें देखते हुए तुम्हें नहीं लगता कि अभय रायचंद जैसा जीनियस बेटा उसका हो सकता है? वैसे तो मुझे अभय रायचंद बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर ये बात सच है कि अभय रायचंद ने आज तक बहुत सारे पेशेंट्स की मदद की है। जहाँ तक हमारी फैमिलीज की इन्वेस्टिगेशन है, उस हिसाब से अभय राजचंद उदय राजचंद के इन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है। वो एक अच्छा लड़का है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ऋषभ जो कुछ भी कह रहा है उसके हिसाब से उदय राजचंद का ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके बहुत करीब हो। इसकी खुद की कोई फैमिली तक नहीं है। अगर मुझे 22 साल पहले की बातें इन्वेस्टिगेट करनी है तो फिर मुझे डायरेक्टली उदय राजचंद से ही शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। दुर्गा ने ऋषभ से कहा, ऋषभ क्या तुम कोई ऐसा रास्ता जानते हो जिसके जरिए उदय रायचंद्र तक पहुंचा जा सके, ताकि उससे थोड़ा करीब जाया जा सके? ऋषभ ने कॉफी पीते हुए कहा, उदय रायचंद हमेशा से बहुत रहस्यमयी इंसान है। उसके असिस्टेंट को भी अक्सर पता नहीं होता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुना है कि आजकल एक वैरायटी शो पर काम कर रहा है। दुर्गा ने कहा, वैरायटी शो? कैसा वैरायटी शो? और फिर उसकी मेडिकल रिसर्च कौन संभालेगा? ऋषभ ने कहा, वेल, रायचंद ग्रुप ने अपनी सभी मेडिकल रिसर्च की जिम्मेदारी अभय रायचंद के कंधों पर छोड़ दी है। उदय रायचंद का पूरा फोकस तो आजकल पूरी तरह से अपनी इंटरटेनमेंट कंपनी को मैनेज करने पर है। वो खुद ही स्टार्स को रिक्रूट करता है और फिर उनके थ्रू अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कराकर मार्केट पर उनकी अच्छी पकड़ बनाकर रखता है। अभी पिछले साल उसने एक वैरायटी शो चलाया था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। शो का नाम नेशनल ट्रेनी था। इस शो को लोगों ने बहुत पसंद किया था और इस शो ने बहुत पैसा भी कमाया था। इस साल उस शो का एक नया सीजन आ रहा है। मैंने सुना है कि इस बार वो खुद इस शो को देखने वाला है। इस शो से बाहर निकलने वाले ट्रेनी से वो खुद मिलेगा और उन्हें अपनी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन करेगा। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि अगर मैं इस शो में जाऊंगी तो मुझे उदय राजचंद के करीब जाने का मौका मिल सकता है? दुर्गा की बात सुनकर ऋषभ ने थोड़ा टेंशन लेते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शो सिर्फ लड़कों के लिए है जिसमें लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दुर्गा ने कहा, सिर्फ लड़के? फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर मैंने कहीं ये मौका छोड़ दिया तो हो सकता है कि मुझे दोबारा कभी भी उदय राजचंद के करीब जाने का मौका न मिले। मान्यता सिन्हा का केस सुलझाना पहले से ही बहुत मुश्किल है, उस पर से ये मौका छोड़कर तो इस केस को सुलझाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, ऋषभ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं एक लड़के की तरह ड्रेसअप करके इस शो में पार्टिसिपेट करूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर जानना है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। क्या तुम मुझे इस कंपटीशन में एंट्री करने में कोई मदद कर सकते हो? ऋषभ ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, अब जब आपने मुझे ये सब करने का ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं ये जरूर करूंगा। रिलैक्स, सिर्फ एक ही एंट्री की तो बात है, मैं हैंडल कर लूंगा। दुर्गा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। वैसे एक काम और है जो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए करो। ये सारी बातें शिवाय सिंह राठौर को पता नहीं चलनी चाहिए। इन सब बातों को उससे छुपाने में मेरी मदद करनी होगी तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे इस मामले में कोई भी दखलंदाजी करे। ये मेरा बदला है, इसलिए इसकी कीमत भी मैं खुद ही चुकाऊंगी। ये कहकर दुर्गा वहाँ से चली गई। जाती हुई दुर्गा को देखकर ऋषभ ने अपने मन में सोचा, एक मिनट, अगर कहीं इस बारे में मिस्टर राठौर को पता चल गया तो? मैं उनकी दुर्गा को ऐसे शो में एंटर करवा रहा हूँ जिसमें सिर्फ आदमी होंगे। ओह माय गॉड, मिस्टर राठौर तो मेरा गला ही दबा देंगे। चैप्टर 72 डांस प्रैक्टिस। दुर्गा ने हॉस्टल छोड़कर बाहर रेंट पर रहने का फैसला किया था क्योंकि उसे नेशनल ट्रेनिंग में जाने के लिए प्रैक्टिस करनी थी, जो कि हॉस्टल में रहकर पॉसिबल नहीं था। ऋषभ की मदद से उसे आसानी से बाहर रूम मिल गया और वह शिफ्ट हो गई थी। शिफ्ट होने के बाद दुर्गा ने अपने बाल और भी ज्यादा कटवा कर बॉय कट करवा लिए क्योंकि अब उसे लड़कों की तरह ड्रेसअप होकर रहना था। इस समय दुर्गा की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो अपनी लड़की होने की बात कैसे छुपाएगी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका चेहरा देखते ही समझ जाएंगे कि वो लड़का नहीं लड़की है। दुर्गा अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर कुछ सर्च कर रही थी। दुर्गा ने ऐसी शो के पुराने पार्टिसिपेंट और दूसरे शो के पार्टिसिपेंट के पिक्स देखे। दुर्गा ने देखा कि पुराने पार्टिसिपेंट में ऐसे बहुत से पार्टिसिपेंट थे जो काफी स्वीट लुकिंग थे और कुछ काफी गर्ली लुकिंग भी थे। उसके बावजूद वो काफी फेमस हुए और शो में काफी आगे भी गए। ये देखकर दुर्गा की टेंशन कम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने चेहरे को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार दुर्गा का मकसद तो सिर्फ उदय राजचंद तक पहुँचना था, न कि शो को जीतना। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद दुर्गा ने शो के बारे में आगे सर्च किया तो पाया कि इस शो में जाने के लिए सिंगिंग एंड डांसिंग की अच्छी स्किल्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस शो में ज्यादातर पार्टिसिपेंट वो आने वाले थे जो पहले से ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा थे या फिर जो बचपन से ही डांसिंग एंड सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। लेकिन दुर्गा डांसिंग एंड सिंगिंग स्किल्स में काफी कमजोर थी क्योंकि उसने इन सब पर कभी फोकस किया ही नहीं था, ना ही कभी ऐसा कुछ सीखा था। कंपटीशन उन दिनों में था जिन दिनों में दुर्गा की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां रहने वाली थी, इसलिए उसे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं थी। दुर्गा ने जादुई मोती को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई की तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात आती है डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस की, तो इसके लिए प्रैक्टिस का टाइम मुझे मोती की दुनिया के अंदर मिल जाएगा। आखिरकार मैं नहीं चाहती कि मैं सारे पार्टिसिपेंट में आखिरी नंबर पर आऊं और उदय राजचंद से मिलने का मौका खो दूं। उदय राजचंद से मिलने के लिए भले ही ये कंपटीशन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन अंत तक कंपटीशन में बने रहना बहुत जरूरी है। बाहरी दुनिया में प्रैक्टिस के लिए मेरे पास 15 दिन है और मोती के अंदर की दुनिया में मेरे पास 360 दिन हैं, जो प्रैक्टिस के लिए काफी हैं। कुछ दिन बाद दुर्गा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और साथ ही डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करने लगी थी। शुरुआत में दुर्गा जब मोती की दुनिया के अंदर सिंगिंग करती थी तो उसके गाने इतने बेसुरे होते थे कि वहाँ का जादुई पेड़ और जड़ी बूटियाँ भी उससे परेशान हो जाते थे। कभी कभी तो जादुई पेड़ इतना परेशान हो जाता था कि वो दुर्गा को मोती के अंदर की दुनिया से आने की इजाज़त देने के फैसले पर पछताता था। जब दुर्गा वहाँ डांस की प्रैक्टिस करती थी तो वो डांस कम बल्कि मस्ती ज्यादा करती थी, जिससे वहाँ की जादुई जड़ी बूटियाँ उसके साथ मस्ती करके खुश होते थे। जादुई पेड़ के अलावा वहाँ बहुत जैसे जड़ी बूटियाँ और पौधे थे जो बोल सकते थे। प्रैक्टिस करते करते जब दुर्गा थक गई तो वही लेट गई और बोली, एक आइडल बनना इतना भी आसान नहीं है। कितना कम खाकर इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले इतनी मस्त जिंदगी जी रही थी मैं, जो दिल में कर रहा था वो खा रही थी और एक्सरसाइज से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया मैंने। दुर्गा ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया में किसी ने उसके गाल पर हाथ लगाया। यह एहसास होते ही वो तुरंत मोती की दुनिया से बाहर आ गई। मोती की दुनिया से बाहर आकर उसने देखा तो उसके सामने शिवाय खड़ा था। दुर्गा ने हैरानी से कहा, शिवाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ बहुत देर से खड़े मुझे देख रहे हो?
शिवाय ने कहा, मुझे पता चला कि तुम चौहान मेंशन छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई हो, इसलिए मैंने विशाल से तुम्हारे बारे में पता करने को कहा। और मेरे लिए कुछ भी पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है। विशाल ने मुझे बताया कि तुम आजकल डांसिंग और सिंगिंग की क्लासेस ले रही हो, और मैंने सुना कि तुम डांस में काफ़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही हो। सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। यहाँ आकर देखा कि तुम सोई हुई थी और नींद में भी पसीना पसीना हो रही थी, थकी हुई लग रही थी, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं बल्कि तुम्हारा जागने का इंतजार करने लगा। वैसे तुमने अपने बाल क्यों काट दिए? दुर्गा को अपने बाल कटवाए हुए कुछ दिन हो गए थे, लेकिन दुर्गा के बाल कटवाने के बाद शिवाय आज पहली बार दुर्गा से मिलने आया था, इसलिए उसने दुर्गा से ये सवाल पूछा। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवाय को इस सवाल का जवाब कैसे दे। दुर्गा ने मुस्कुराकर पूछा, मैं इस नए लुक में खूबसूरत नहीं लग रही हूँ क्या? शिवाय ने प्यार से दुर्गा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम खूबसूरत लग रही हो, तुम तो हर समय हर रूप में खूबसूरत लगती हो। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। तभी दुर्गा को अचानक से बहुत जोर से छींक आई और वो शिवाय के मुंह पर ही छींक दी। दुर्गा ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, सॉरी, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली और सर्दी गर्मी की वजह से मुझे जुकाम हो गया। चैप्टर 73 फोटोशूट। दुर्गा का घर। दुर्गा को बहुत पसीना आ रहा था। पसीने की वजह से उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। दुर्गा ने खुद को देखकर कहा, इट्स स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। कपड़े शरीर से चिपक जाने की वजह से दुर्गा का क्लीवेज थोड़ा सा नजर आ रहा था, जिस पर शिवाय की नजर चली गई। शिवाय ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा जैकेट दुर्गा को पहनाते हुए कहा, इसे पहन लो तो थोड़ा बेहतर फील होगा। दुर्गा ने हैरानी से शिवाय को देखते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है तुम एक जर्माफोब, कीटाणुओं से डरने वाला इंसान हो, तो इस हालत में मेरे तुम्हारे कपड़े पहनने से तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए कहा, मुझे ऐतराज बाकियों के लिए है, पर तुम्हारे लिए मुझे किसी चीज पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे अलग हो। दुर्गा ने शिवाय की जैकेट को थोड़ा सा अलग करके अपनी टी शर्ट पकड़कर कहा, लेकिन मैं पसीने से पूरी तरह भीगी हुई हूँ। अब तो मेरा पसीना तुम्हारी जैकेट पर भी लग गया। ये जैकेट अब मैं तुम्हें धोने के बाद ही वापस करूंगी। शिवाय ने दुर्गा के क्लीवेज को देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, इट्स नॉट डर्टी। शिवाय अपने आप पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके लिए खुद को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। दुर्गा ने कहा, नहीं शिवाय, गंदा तो हो गया था, मैं इसे बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। शिवाय से अब और खुद पर काबू नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर दुर्गा के गले में हाथ डालकर उसके कॉलर बोन पर किस कर लिया। दुर्गा ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, शिवाय ये क्या कर रहे हो तुम? शिवाय ने दुर्गा की कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, वापस ही लौटाना है तो इस तरीके से लौटाओ। शिवाय कॉलर बोन से उठकर दुर्गा की गर्दन पर किस करने लगा था। दुर्गा का चेहरा ब्लश करने से लाल होने लगा था। दुर्गा ने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है? शिव अचानक से ऐसे ठरकी की तरह एक्ट क्यों कर रहा है? दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, शिवाय ये क्या कर रहे हो? शिवाय दुर्गा से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने एक हाथ से दुर्गा की कमर को कस के पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। शिवाय की किस दुर्गा के अंदर भी अलग ही फीलिंग जगाने लगती थी। अब दुर्गा ने भी शिवाय को दूर करने की कोशिश छोड़कर उसे कंधों से पकड़ लिया था। दुर्गा ने अपने मन में कहा, शिवाय की किस एक इनविजिबल आग की तरह है, जिसने मेरे तन बदन में आग सी लगा दी है। घंटे तक डांस करने के बाद भी इतनी गर्मी नहीं लगी थी जितनी अभी लग रही है। आई एम फीलिंग सो हॉट। शिवाय ने दुर्गा के कान में धीरे से कहा, स्वीटी यू आर नॉट स्वीटी। शिवाय की बात सुनकर दुर्गा को जैसे होश आया। दुर्गा ने शिवाय को खुद से अलग करके उसकी टाई पकड़कर गुस्से में कहा, शिवाय सिंह राठौर, मुझे छूना बंद करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे फिर से किक करने वाली हो? वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा पिछली बार जिस तरह तुमने मुझे ट्रीट किया। दुर्गा ने गुस्से में शिवाय को देखते हुए कहा, यू? शिवाय ने अपने मन में कहा, लगता है दुर्गा सच में गुस्सा हो गई है। शिवाय ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगाते हुए सीरियस लुक के साथ कहा, अच्छा आई एम सॉरी, मैंने अपने आप पर काबू खो दिया था, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर शिवाय एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ बोला, अगली बार मैं तुम्हें किस करने से पहले तुम्हारी परमिशन ले लूंगा। दुर्गा ने चिढ़ते हुए कहा, दैट इज नॉट अ पॉइंट। शिवाय हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मुझे जाना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, गुड बाय। अगले दिन दुर्गा आईने के सामने बैठी कुछ सोच रही थी। उसे ऋषभ की कही बात याद आने लगी। बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और आप नेशनल ट्रेनी में परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो गई हो। अब आप आसानी से नेशनल ट्रेनी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दुर्गा ने आईने में खुद को देखते हुए सोचा, ऋषभ की मदद से मुझे शो में एंट्री तो बहुत आसानी से मिल गई, पर
अभी भी बहुत सी परेशानियां बाकी है। भले ही मैंने अपने बाल छोटे करा लिए हैं, पर फिर भी यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो लोग मुझे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए मुझे अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा ताकि कोई मुझे आसानी से ना पहचान सके। ये कहते हुए दुर्गा ने अपने चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया। दुर्गा ने अपनी स्किन के कलर को मेकअप से थोड़ा डार्क किया और फिर अपने चेहरे पर थोड़ी हैवी आईब्रोज ड्रॉ की ताकि उसका चेहरा थोड़ा मस्कुलर दिख सके। इतना सब करने के बाद दुर्गा का चेहरा वाकई पहले से काफी अलग और मस्कुलर लग रहा था। दुर्गा ने खुद से कहा, चलो ये काम तो हो गया, लेकिन अभी तक मुझे लड़के वाले कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला है और मुझे जल्द से जल्द अपना फोटो शूट कराना है। क्या करूं? तभी दुर्गा की नजर शिवाय की जैकेट पे गई, जो कि अभी ड्राई क्लीन होकर आई थी। दुर्गा ने अपने सीने को कवर करने के लिए एक टाइट कॉर्सेट पहना, जिससे उसके शरीर की बनावट काफी हद तक छुप गई और उसके ऊपर से एक वाइट टी शर्ट पहनकर शिवाय की जैकेट ऊपर से डाल ली। इतना सब करने के बाद दुर्गा वाकई लड़का लगने लगी थी। दुर्गा को देखकर अब ये बता पाना नामुमकिन था कि वो एक लड़की है। दुर्गा अपने इस लुक में बहुत कूल लग रही थी। दुर्गा ने इसी लुक में एक फोटोशूट कराया और नेशनल ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट के तौर पर कुछ फोटोज ऑनलाइन डाल दिए, क्योंकि अब इन्हीं फोटोज के बेसिक्स पर नेशनल ट्रेनिंग की वोटिंग होने वाली थी। चैप्टर 74 अफवाहें। दुर्गा ने नेशनल ट्रेनिंग के शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दक्ष चौहान रखा था। दुर्गा लैपटॉप पर नेशनल ट्रेनिंग के ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रही थी। नेशनल ट्रेनिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंटेस्टेंट्स और जज की इंफॉर्मेशन दी गई थी। अभी तक कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ था, पर कैंडिडेट की वोटिंग शुरू हो गई थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये सारी वोटिंग पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती थी। दुर्गा ने कैंडिडेट की लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लिया और अपने वोट्स और कमेंट चेक किए। वोटिंग के आधार पर दुर्गा कंटेस्टेंट में 10वें नंबर पे थी। दुर्गा ने लोगों के कुछ कमेंट्स चेक किए। वाओ, ही इज सो क्यूट। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही इसके चेहरे से। ये हैंडसम तो है, पर थोड़ा सा गल्ली दिख रहा है। इसकी इतनी ज्यादा फेयर स्किन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि फोटोज एडिट की गई हो। दक्ष की स्किन मुझसे भी ज्यादा फेयर एंड टेंडर लग रही है। या तो ये फोटो एडिटेड है या फिर चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप लगाया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब ये शो में आएगा तो इतना हैंडसम नहीं दिखेगा। ये सब पढ़कर दुर्गा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि इतना सब करने के बाद भी मैं किसी को गल्ली लग रही हूँ। अगली बार के लिए मुझे और भी ज्यादा बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं लड़कों जैसा दिख सकूं। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। दुर्गा ने फोन उठाकर देखा तो ऋषभ का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से ऋषभ एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाकर बोला, बॉस यू आर हॉट नाउ। दुर्गा ने पूछा, क्या बात कर रहे हो ऋषभ? हॉट? किस तरह से हॉट? ऋषभ ने कहा, ओफो, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं। आपने जो दक्ष चौहान के नाम से सोशल साइट पर अकाउंट बनाए हैं, आप उन्हें चेक करें। साथ में नेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए वायरल न्यूज भी चेक करें। ऋषभ के कहने पर जब दुर्गा ने चेक किया तो पाया कि ज्यादातर लोग उसका नाम किसी आयरन सिंह राठौर के साथ जोड़ रहे थे। दुर्गा ने खुद से कहा, आयरन सिंह राठौर? ऋषभ ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये शिवम के किसी कजिन का बेटा है और इस नाते से शिवाय का भतीजा लगता है, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। तो फिर लोग मेरा नाम इसके साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं? पब्लिक हम दोनों को एक साथ जोड़कर क्यों देख रही है? दुर्गा ने थोड़ा और सर्च किया तो उसे एक पोस्ट मिला जिसमें दुर्गा का दक्ष वाले लुक और आयरन का फोटो साथ में लगाया गया था और कैप्शन में लिखा था, अनबिलीवेबल। आयरन सिंह राठौर जैसा पावरफुल आदमी का नेशनल ट्रेनिंग में परफॉर्म करने का मकसद अपने होमोसेक्सुअल लवर के साथ समय बिताना है। दक्ष चौहान ने राठौर ग्रुप के कॉन्सिलेटेड लोगों का जैकेट पहना है। इससे प्रूफ होता है कि दक्ष चौहान आयरन सिंह राठौर का हिडन लवर है। दुर्गा ने और आगे देखा तो पाया कि कुछ लोगों ने उसके दक्ष वाले लुक की और आयरन सिंह राठौर की फोटोज को एडिट करके कुछ रोमांटिक फोटोज बनाई गई थी और रोमांटिक कैप्शन के साथ डाली गई थी, जो कि वायरल हो गई थी। ये अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही थी कि आयरन और दक्ष लवर्स हैं। दुर्गा ने कहा, ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि शिवाय का जैकेट पर राठौर ग्रुप का सीक्रेट लोगो लगा हुआ है। लोगों की आंखें कितनी तेज हैं, जो उन्होंने फोटोज में ही उस लोगो को देख लिया जिसे मैं सामने से ना देख सकी। एक हफ्ते बाद रायचंद एंटरटेनमेंट कंपनी। आज सभी कंटेस्टेंट्स
नेशनल ट्रेनिंग के कंपटीशन के लिए पहली बार पहुंचे थे। लगभग सभी का सीट्स उनके मिले नंबर के हिसाब से बुक था। काफी चहल पहल हो रखी थी। लोग एक दूसरे से मिलजुल कर जान पहचान बनाने की और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार सबको एक दूसरे से कंपटीशन जो करना था। दुर्गा जब वहां पहुंची तो लोग उसे देखकर आपस में बातचीत करने लगे। ये तो वही लड़का है ना जिसका नाम आजकल आयरन सिंह राठौर के नाम के संग जोड़ा जा रहा है। ये तो वही दक्ष चौहान है ना जिसके साथ आयरन सिंह राठौर के रोमांस की अफवाहें चारों तरफ फैली हुई है। कंपटीशन शुरू होने से पहले जिसका नाम अफवाहों की वजह से इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ गया हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें कंपटीशन फेस करने की काबिलियत होगी। धीरे बोलो वरना वो सुन लेगा। तुम्हें कैसे पता कि ये सब अफवाहें हैं? अगर कहीं सच हुआ तो इससे पंगा लेकर हम आयरन सिंह राठौर को नाराज नहीं कर सकते। दुर्गा ने अपने मन में कहा, इसका मतलब ये है कि जब आदमी गॉसिप करने पर आते हैं तो औरतों से भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर आ जाते हैं। दुर्गा का नंबर 29 था, इसलिए वो 29 की सीट ढूंढने लगी। उसे जैसे ही 29 नंबर नजर आया वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ी। दुर्गा अपनी सीट तक पहुंचती उससे पहले ही कोई उसके पीछे से निकला और उससे टकरा गया, जिससे दुर्गा का बैलेंस बिगड़ गया और दुर्गा 28 नंबर की सीट वाले इंसान के पैरों में जा गिरी। दुर्गा ने सॉरी बोलते हुए नजरें ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने आयरन सिंह राठौर बैठा था, जो उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। आयरन की उम्र दुर्गा से कम थी। वो कुछ 20 से 21 साल का था, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने मॉडलिंग और एक्टिंग के वर्ल्ड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। आयरन ने गुस्से से दुर्गा को देखते हुए कहा, तुमने मेरी पॉपुलैरिटी का इतना ज्यादा फायदा उठाया, क्या वो काफी नहीं था जो अब तुम मेरे करीब भी आने की कोशिश कर रहे हो? दुर्गा ने आयरन को देखकर कहा, आयरन सिंह राठौर आप इस सीट पर हैं, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के बगल में बैठने वाले हैं। आयरन ने दुर्गा को दूर झटकते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे संग बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैप्टर 75 साथ में फोटो। आयरन ने दुर्गा को दूर झटकते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे संग बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आयरन का ऐसा रिएक्शन देखकर दुर्गा को पिछले कुछ दिनों की उसकी फीमेल फैंस के कमेंट याद आ गए। ओ माय गॉड, क्या ये सच है कि दक्ष चौहान और आयरन सिंह राठौर एक दूसरे से प्यार करते हैं? लेकिन वो दोनों तो लड़के हैं ना। आजकल तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। आयरन को देखकर कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा घटिया सीक्रेट भी निकलेगा। इट इज डिस्गस्टिंग। नॉनसेंस। आयरन इस तरह का इंसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि दक्ष चौहान ने जानबूझकर आयरन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए ये सब किया है। जैकेट के एक लोगो से भला क्या ही प्रूफ हो सकता है? दक्ष चौहान ने पहले से राठौर फैमिली के बारे में रिसर्च की है और एडवांस में लोगों के साथ एक फेक जैकेट बनवाया है ताकि आयरन से अपना नाम जोड़कर पॉपुलर हो सके। ये सब दक्ष चौहान का गेम प्लान है। मुझे दक्ष चौहान जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो दूसरों की पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठाते हैं। दक्ष चौहान को नेशनल ट्रेनी से बाहर निकाल देना चाहिए। यस, बॉयकॉट दक्ष चौहान। दक्ष चौहान को नेशनल ट्रेनिंग से निकाल देना चाहिए। ये सब याद करके दुर्गा ने अपने मन में कहा, इस लड़के को क्या लगता है कि मैं इसके बगल में बैठने के लिए मरी जा रही हूँ? ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ के मैनेजमेंट ने किया है। मैंने थोड़ी ना अपनी सीट इसके सीट के बगल में सेट की है। सिर्फ एक जैकेट के लोगों के चक्कर में इस लड़के की फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे कोसना शुरू कर दिया है। ये पूरा शो ट्रबल मेकर है। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं एक लो प्रोफाइल रखूं और इस तरह से ट्रबल को अवॉइड करूं। आखिरकार मैं यहाँ पर उदय राजचंद्र से मिलने आई हूँ, ना कि अपने लिए दुश्मन बनाने। मुझे सब्र से काम लेना होगा। दुर्गा ने हंसकर कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। पर आपको नहीं लगता कि आप जैसी हैंडसम और अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान को थोड़ा जनरस नेचर का होना चाहिए? आई मीन आपको मुझे ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। आयरन ने अपने हाथ रुमाल से पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हें ब्लेम करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो आइंदा कभी भी दूसरों की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। बाय द वे, तुमने जो मेरी राठौर फैमिली कॉन्सुलेट लोगों का जैकेट पहना था उसके बारे में तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? दुर्गा कुछ कह पाती उससे पहले ही आयरन ने कहा, वेल, मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम्हें पता चला होगा कि मैं इस शो में पार्ट लेने वाला हूँ तो तुमने जानबूझकर राठौर फैमिली के लोगों का एक फेक जैकेट बनवा लिया होगा ताकि तुम मेरी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा सको।
आयरन की बातें सुनकर दुर्गा ने गुस्से में अपने मन में सोचा, नादान लड़के, क्या तुम जानते भी हो कि वो जैकेट खुद तुम्हारे चाचा ने मुझे पहनाया था। दुर्गा, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम इस बिगड़े हुए लड़के पर गुस्सा होकर अपनी इमेज नहीं खराब कर सकती। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी स्टाफ की एक लड़की वहां आकर आयरन से बोली, आयरन सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ। ये देखते ही आयरन के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और वो मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए उस लड़की से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर आयरन उस लड़की के संग फोटो लेने लगा। फोटो देते हुए वो लड़की के साथ बहुत प्यार से और शराफत से पेश आ रहा था। ये देखकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अभी अभी तो ये लड़का इतना गुस्से में था और अब इतना फ्रेंडली एंड केयरिंग हो गया। वाह, मतलब ये तो फेस बदलने में नेशनल लेवल का खिलाड़ी निकला। आयरन के साथ फोटो लेने के बाद वो लड़की बहुत खुश होकर आयरन और दुर्गा से बोली, दरअसल मुझे दक्ष भी बहुत पसंद है। अगर तुम दोनों को ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम दोनों के साथ में एक साथ फोटो ले सकती हूँ। एक फोटो, सिर्फ एक फोटो प्लीज। ये सुनकर दुर्गा और आयरन एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखने लगे और दोनों के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ गई। आयरन ने अपने मन में सोचा, मेरी और दक्ष की फोटो, किस्मत ने यह कैसा सरप्राइज दिया है। इसके बाद तो मेरी फैंस लड़कियां पक्का मुझे गे समझ लेंगी। दुर्गा ने उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचा, क्या ये लड़की अफवाह फैलाने वालों में से एक है जो कि हमारा एक साथ फोटो लेकर उन अफवाहों को और हवा देना चाहती है। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं एक लो प्रोफाइल रखूं। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। आयरन ने दुर्गा के गले में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचकर उस लड़की से कहा, लो, ले लो फोटो। ये देखकर वहाँ के स्टाफ की 2-3 लड़कियां और आ गई और उन दोनों की फोटो साथ में लेने लगी। आयरन ने धीरे से दुर्गा के कान में कहा, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी फैंस के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम जानबूझकर मेरा अटेंशन पाने के लिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो तो बेहतर होगा कि बहुत ज़्यादा देर होने से पहले तुम इसे रोक दो, क्योंकि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही बर्दाश्त कर लिया है, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे धमका रहा है। इसे नहीं पता कि मेरे सामने अभी ये एक बच्चा है, पर अब तो मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा पीछे घूमी और आयरन के सीने पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए प्यार से बोली, लेकिन मैं तो तुम पे बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखाओगे। ये सुनकर आयरन ने मन में सोचा, आह, लगता है इस बार मैं सचमुच किसी गे से टकरा गया हूँ।